अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद ईवीएस बाय कुलरान अली। आज हम ईवीएस के पीवाई की ऑनलाइन पेपर की कुछ सीरीज़ देखने वाले हैं। आज हम पेपर 6 फरवरी 2023 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से वो युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य, एक स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। एक यूटी है और दूसरा राज्य है। हमको इन ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो एक स्टेट है और एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ। मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड असम एंड उड़ीसा, उत्तराखंड एंड मेघालय, तेलंगाना एंड अरुणाचल प्रदेश। इसमें से मणिपुर और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी है और मणिपुर स्टेट है। चलिए सेकंड ऑप्शन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, भारत के 3 समुद्र तटवर्तीय राज्य पहचानने हैं, कौन से हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन बी झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी असम, उड़ीसा, कर्नाटक या त्रिपुरा, केरला एंड आंध्र प्रदेश। कोस्टल एरिया मतलब जो हमारे समंदर के किनारे से लगी हुई होते हैं वो। अब हमको इसमें देखना है मैप में। देखिए समंदर से उड़ीसा लगा हुआ है। तेलंगाना है क्या? नहीं है। आंध्र प्रदेश है, 1 2। तमिलनाडु है, इधर से कर्नाटक है, केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब ऑप्शन में उसने क्या दिया है वो देखना है हमको। तेलंगाना दिया है, महाराष्ट्र दिया है और उड़ीसा दिया है। तो तेलंगाना हमारा कोस्टल स्टेट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है। फिर झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, झारखंड नहीं है। फिर असम, उड़ीसा, कर्नाटक। उड़ीसा है, कर्नाटक है, असम नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी करके हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है डी, त्रिपुरा, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो कोस्टल रीजन एरियाज हमारा आंध्र प्रदेश भी है, केरला भी है, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। अब चारों भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमको सीटेट ने इसका बोनस पॉइंट दिया है, फ्री के मार्क्स मिले हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से है हमारे तटवर्ती राज्य। India is peninsula countries which is surrounded by sea on 3 side। इंडिया का एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्रीज मतलब जो समंदर के 3 साइड से घिरा हुआ है, जिसके तीनों साइड समंदर है। इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल, जिसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अराबियन सी है एंड साउथ में इंडियन ओशियन है। फिर इसको 9 स्टेट्स है, द 9 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की 9 स्टेट है जो कोस्टल एरियाज में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब इनमें से हमारे ऑप्शन में कोई भी नहीं था। असम था, तेलंगाना था, वो ऑप्शन रॉन्ग थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 3 नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 नेबरिंग स्टेट बताने हैं हमको। फर्स्ट गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। थर्ड गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। अब मध्य प्रदेश के अब हमको मैप के लिए क्या किसी भी स्टेट की हमको नेबरिंग स्टेट पता है तो उसके पहले हमको मैप जानना ज़रूरी है। मैप को एकदम पूरी तरह से याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश क्या है हमारे पास, यहाँ है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की पड़ोसी कौन सी होंगी स्टेट? गुजरात है, महाराष्ट्र है,
छत्तीसगढ़ है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। झारखंड नहीं है, तो हमको ऑप्शन में देखना है अभी। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये दिया है। फिर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। जब उसने ऑप्शन में ए में ही हमको राइट आंसर बता दिया है, गुजरात है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, यही हमारा राइट होगा। अब इसमें कैसा बिहार पूछ लिया, बिहार भी होगा, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन तेलंगाना नहीं है। फिर इसमें राजस्थान पूछा है, झारखंड बोला है, उड़ीसा बोला है। तो राजस्थान तो है लेकिन झारखंड और उड़ीसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्टूडेंट 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा है। ये ट्रेन 20:30 मीन्स 8 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल को पहुंची। अब 13 बजे मतलब 1 बजे पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होंगी। यहाँ हमको उसकी औसत चाल निकालनी है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं औसत चाल उसकी। ट्रेन की औसत चाल 52.32 होंगी। तिरपन पॉइंट किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है, आपका घर एक्स पर है, आपका घर एक्स पर है, यह घर है, और वाई पर आपकी स्कूल है। बस यहाँ वाई है, यहाँ पर आपका स्कूल है। तो एक्स और वाई के बीच एक रास्ता है। अब हमको किस तरह से घर से स्कूल पहुंचना है। यहाँ से निकले हैं, अब कब घर से निकले हैं हम 200 मीटर पर, 200 मीटर किधर, ठीक पश्चिम में, मतलब वेस्ट में गए हैं। फिर ठीक उत्तर की दिशा में 80 मीटर चले हैं। फिर हम उत्तर की मतलब यहाँ नॉर्थ हम कितना चले हैं, 80 मीटर चले हैं। फिर लंबा सुरंग मार्ग पार करके एक लंबा रास्ता हमने पार किए और अंत में 200 मीटर तक चलते रहे। फिर हम यहाँ 200 मीटर तक आए। अब हमको बतानी है स्कूल से घर का डिस्टेंस कितना होगा। तो स्कूल से घर का डिस्टेंस मिलाकर देख लिए, सेम आ रहा है 80 मीटर। ऑप्शन में 80 मीटर कहाँ है, ऑप्शन सी है, और सॉरी साउथ में आ रहा है डायरेक्शन में, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जूम फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल ऑफ। नीचे दिए गए किस स्टेट के राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। झारखंड, मिजोरम, आसम या छत्तीसगढ़। अब आपको पता है झूम खेती कहाँ होती है। झूम खेती होती है नॉर्थ इंडिया में। हमारे यहाँ झूम खेती नॉर्थ इंडिया में और उसके आसपास के इलाकों में, उसके आसपास के राज्यों में, स्टेट में होती है। जैसे किन स्टेटों में होती है, ये होती है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनके जंगलों में। अब नॉर्थ स्टेट कौन सी होंगी इंडिया की, ये वाली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर हमारा इंडिया का स्टेट ईस्ट एरिया है और यहाँ पर
नॉर्थ एरिया है। ये वाले एरिया में जो भी स्टेट है यहाँ पर, जैसा मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, इन स्टेटों में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में झूम खेती की जाती है। तो ऑप्शन में क्या पूछा है उसने, ऑप्शन में मिज़ोरम दिया है, राइट आंसर हमारा मिज़ोरम होगा। अब झूम खेती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। झूम खेती में क्या होती है, इसका इस प्रोसेस को या इस विधि में जंगलों को काटकर, जलाकर कैरिया बनाई जाती और फिर फसल बोई जाती। इसे स्लैश या बर्न भी कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं। भारत में 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वो युगल जोड़ा बताइए। युगल मीन्स जोड़ा, कपल चुनिए जिनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा तेज होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। पिजन पैरोट, क्रॉ, कोयल, वेल्चर एंड डियोडो या काइट एंड ईगल। चलिए इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले। भारत देश में जाने वाले यहाँ सबको पता ही है कि कौन से जानवर होते हैं जो सबसे ज़्यादा देखते हैं। एक चील होता है और बाज होता है, मीन्स काइट और ईगल होता है। ये ऐसे पक्षी है जो दूर से भी नज़र देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, देख सकते हैं और चीज़ों को एकदम साफ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दूरी से देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा हमारा आंसर। मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय बताइए। जो मच्छरों से बीमारियां होती है वो हमको बताना है, कौन सी होंगी, डेंगू एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र मतलब मैप के एक कोने के में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। कितना पैमाना है, 1 सेंटीमीटर पर 1960 मीटर, 960 मीटर। इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों, 2 जगहों में मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है। इन दोनों स्थलों, जगहों के बीच की वास्तविक दूरी हमको पता करनी है। चलिए कितना बताया, 1 सेंटीमीटर पर 960 मीटर बता रहा है। दोनों जगह के बीच की दूरी कितनी बता रहा है, 39.8 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ज़रब करेंगे, 39.8 को 960 से ज़रब करेंगे, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 38,208 या 1 किलोमीटर। अब इनकी दूरी कितनी होंगी, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। अब हम इसको 1000 को डिवाइडेड करेंगे 38,208 से, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 38 किलोमीटर। हमारा आंसर आया है 38 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन में हमको 38 किलोमीटर कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट। पहाड़ी क्षेत्र के किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हिमपात भी होता है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालुआ होती है। अब ये कौन सा राज्य होगा, वो बच्ची या वो स्टूडेंट कहाँ की होंगी जो अपने स्टेट की तारीफ़ कर रही है, हिमाचल, आसाम, बिहार या लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, आंसर है हिमाचल प्रदेश।
डल झील हमारे देश का एक मशहूर टूरिस्ट स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग कौन से जो टूरिस्ट आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, वो रहते हैं हाउस बोट में। डल क्या है? एक झील का नाम है डल, जिसमें हाउस बोट में लोग रहते हैं या रहना पसंद करते हैं। शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। शिकारा भी क्या है? एक नाव है शिकारा नाव है। हाउस बोट क्या है? एक होटल बोल सकते हैं आप। और ये डल झील है। अब हमको बताना है ये झील कहाँ पर है, किस शहर में है। उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद या श्रीनगर। तो ये कहाँ पर होंगी? डल झील श्रीनगर में। ऑप्शन डी इज राइट। थोड़ा सा डल झील के बारे में पढ़ लेते हैं हम। डल झील श्रीनगर में है, जो हमारे देश का मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें टूरिस्ट लोग रहना पसंद करते हैं। शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। शिकारा एक नाव का नाम है। इस तरह से दिखाई देती है ये शिकारा और ये हाउस बोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मच्छर प्रिया हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। अभी हमें मच्छर किस वजह से अंधेरे में भी ढूंढ सकते हैं, हमको वजह जानना है। हमारे सांसों की कंपनों के दौरा के जरिए या हीट ऑफ द एक्सहेल्ड एयर, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की कमी से, या सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, स्मेल से, या हमारी जो हम सांस लेते हैं उससे हमारी स्मेल बाहर आती है, हवा में फैलती है, उससे पहचानते हैं। या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, या हमको मच्छर इससे पहचानते हैं और फिर ये हमारे पास में आते हैं। चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा मच्छरों के बारे में। मच्छर पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से अंधेरे में हमें ढूंढते हैं। किससे? हमारे तलवों की, पैर के तलवों की स्मेल से और हमारी बॉडी की स्मेल से। काटकर हमें क्या करते हैं? परेशान करते हैं। मच्छर एक हानिकारक कीट है। ये संसार के सभी भागों में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों, अलग अलग तरह की बीमारियां इसके काटने से होती है। चलिए हमको पहले ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पहेली को पहचानना है हमें। कुटी जाती, पिसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दो नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल क्या है? अब ये कौन है, या पहले हमको पहचानना है। हल्दी है, या लौंग है, इलायची है, या काली मिर्च है। इसका आंसर लाल मिर्च है। खेजड़ी दरख्त के बारे में हमको पता करना है। क्या बोल रहा है? राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी दरख्त के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। अब इसके बारे में हमको सही बताना है कि क्या है खेजड़ी दरख्त के बारे में। इस वृक्ष दरख्त को उगाने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती। चलिए ये ऑप्शन राइट है। ये वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फल को खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए और बी राइट है। तो ए और बी हमारे पास कहाँ कहाँ है? ए और बी हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है।
बी और सी में नहीं है, हमने इसको पहले हटा दिया। अब हमको दो में से एक चूज़ करना है। चलिए आते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ। क्या बोल रहे हैं ऑप्शन सी? ये वृक्ष दरख्त की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है। ये और इमारती लकड़ी की भरती उपयोगी नहीं होता। ये उपयोगी भी होता है, इसको कीड़ा नहीं लगता। ऑप्शन सी यहाँ कट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन सी कहाँ था? ए में था, ए बी सी, तो हमारे पास से ए भी काट गया है, बी और सी पहले ही काट दिए थे। बच रहा हमारे पास में ऑप्शन डी, जिसमें ई है। चलिए आगे का ऑप्शन और देख लेते हैं हम डी को। ये छायादार वृक्ष नहीं होता, ये छायादार दरख्त होता है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियां या दरख्त की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ई भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। निम्नलिखित में से वो राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल की तेल में तली समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ के? गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ऑप्शन का होगा हमारा नारियल के तेल में पकी या तली मछली गोवा में खाई जाती है। अच्छा मुझे हमें कमेंट में बताइए कि केरल में कौन सी डिश खाई जाती है? कश्मीर में, केरल में कौन सी डिश किसके साथ खाई जाती है? और कश्मीर में कौन सी? और हांगकांग में कौन सी? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक कब टीचिंग ऑफ ईवीएस कब इफ़ेक्टिव बनेगा? जब टीचर ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा जिससे बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ी हुई हो या एक मीनिंगफुल हो। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, विषय में प्रासंगिक होंगी, मतलब हैज़ कमांड हर सब्जेक्ट, ये तो नहीं होगा। फिर है टेल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द एट द बिगिनिंग ऑफ टॉपिक, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिया है, ये भी गलत है। यूजेज वेरियस मीनिंगफुल इलस्ट्रेट एंड रिलीवेंट लर्निंग रिसोर्सेज, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संस्थानों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत इंटीग्रेटेड करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चे खंडित बातों के बजाय संपूर्ण में बातों को आसानी से समझते हैं। चलिए ऑप्शन ए तो हमको पर लग रहा है ठीक। फिर भी बी की तरफ आते हैं हम। क्योंकि बच्चे अमूर्त बातों से अपने अनुभव को जोड़ते हैं। बिकॉज चाइल्ड कैन कनेक्ट हिज हर एक्सपीरियंसेस विथ abstract, बिकॉज चाइल्ड कैन मेमोराइज ईजिली फ्रॉम होल, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट लेता है। रट आ गया है तो ये ऑप्शन हमारा वैसे भी कट ही जाएगा। चाहे बिकॉज चाइल्ड कैन ईजिली डेवलप अंडरस्टैंड फ्रॉम पार्ट, क्योंकि बच्चे खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्वधिक समझ को विकसित करते हैं। ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन राइट ए होगा कि बच्चे खंडित बातों की बजाय संपूर्ण में बातों को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल का उपयोग हम क्यों करते हैं? असेसमेंट के लिए, या चेकलिस्ट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, या रिटन क्वेश्चन के लिए? रेटिंग स्केल का यूज़ हम ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ऑप्शन में पहले नहीं और सही को देख लेना चाहिए। क्या पढ़ रहा है? एनुअल अचीवमेंट टेस्ट और एनिक्डोल रिकॉर्ड, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल। क्या नहीं है पूछ रहा है हमको? एनुअल अचीवमेंट टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र मैप को पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वो कौशल कौन सा है? मैप को हम क्यों पढ़ते हैं? कौन सी इम्पोर्टेंट स्किल के लिए डेवलप करने के लिए पढ़ाते हैं? जैसे मेजर ग्लोब एंड यूजिंग पोजीशन ऑफ लाइंस, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करना, इसके लिए हम इस मैप का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। फिर है ड्राइंग पेंटिंग स्किल, इसके लिए भी नहीं करते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल टू डेवलप मीनिंगफुल स्किल्स, यस मीनिंगफुल स्किल बच्चे में डेवलप करते हैं मैप के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन रिलेशन टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? जब एक ईवीएस टीचर है जिसने जो बच्चों को पूछ रहा है कि क्या डूबा है क्या तैरा है पानी में, ये बताओ, ये किसके लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कौन से कौशल का विकास होगा बच्चों में? ऑब्जर्वेशन का या रिकॉग्निशन का या सेंसिटिव टूवर्ड वाटर का या अंडरस्टैंडिंग का? तो जब वो बच्चों से पूछ रहा है क्या डूबा क्या तैरा पानी में, बच्चों को देखने लगा रहा है, देखने का काम होता है, मतलब अवलोकन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बच्चे उसके अंदर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की में प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल में इंक्वायरी बेस्ड हैंड प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग देना चाहिए। प्रौद्योगिकी का अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया नहीं है पूछ रहा है? पूछताछ की प्रक्रिया नहीं है। कौन सी स्किल्स नहीं आती है लर्निंग में? ऑब्जर्विंग भी आता है, निष्कर्ष निकालना ये भी आता है, डिटरमाइनिंग नहीं आता है, एंड पूर्ण अनुमान लगाना ये भी आता है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है, और रॉन्ग ही हमको पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट, ईवीएस का एक शिक्षा पद प्रक्रिया क्लब होना चाहिए। कैसे? बी रियल लाइफ बेस्ड एंड इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन राइट है। ऐसा ऑप्शन देखना है हमको जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और जिसमें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। फिर भी हम बी की तरफ आ जाते हैं, किसी भी समय विधि का नहीं कर सकते, अपने मन से नहीं होना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए जिसमें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ओनली बी टीचर तो भी बिल्कुल नहीं होगा। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है हमारे पास में। नेक्स्ट, क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। हमको इसको कंडक्टिंग एक्टिविटी, ऑप्शन बी रिवाइजिंग दोहराना बोलते हैं हम जिसको, प्लानिंग सी और रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस। अब इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है हमको। तो क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम उसको कंडक्ट करते हैं। दूसरे नंबर तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, क्योंकि फर्स्ट हमको
प्लान किया जाता है, फिर सेकंड में हम कंडक्ट करते हैं, थर्ड में उसे दोहराते हैं और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, दूसरा कंडक्टिंग, तीसरा प्रोसेस और लास्ट में हम उसको दोहराते हैं। हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, द प्रमाइज ऑफ द ईवीएस करिकुलम, ईवीएस करिकुलम के आधार्मिक आधार क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्टिविज्म है। नेक्स्ट, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना परिक्रम लाभकारी है क्योंकि ये टीचर को गाइड करता है। नो। इस वेरियस रिसोर्सेस है, नहीं है। ये चिल्ड्रन को ओवर वेल या कर सीखने का एक्शन देता है, नहीं। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, बच्चों को मौका प्रोवाइड करता है उसके डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने में। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हमको सही से सीक्वेंस लगानी है। पहला करते हैं हम डिफाइन द प्रॉब्लम, राइट है। फिर करते हैं हम एनालाइज, ये भी राइट है। फिर इसको हम डिस्कशन करते हैं और लास्ट में रिजल्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए कहाँ है? ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ नहीं। सी को काट देंगे हम। फिर हमारे पास में ए तीनों जगह बचता है। फिर सेकंड पर हमको दूसरे नंबर पर बी चाहिए। दूसरे नंबर पर बी कहाँ है? दूसरे नंबर पर हमको डी चाहिए। अब डी कहाँ है? डी यहाँ पर भी है और डी में भी है, तो बी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब हमको थर्ड पर चाहिए बी। बी थर्ड पर ऑप्शन ए में है, डी में नहीं है, तो हमारा आंसर निकल चुका है। लास्ट में सी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, which of the following are examples of community resources of learning in EVS? choose the correct resources। सही resources को पहचानना है हमको। यूनिवर्सिटी, रिवर, रेडियो, कंप्यूटर, ये तो नहीं होगा। कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर, पेरेंट्स। टीचर पेरेंट्स राइट है, लेकिन शॉपकीपर और कारपेंटर नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज, वेस्ट मटेरियल, पेरेंट्स एंड ऑफिस, इज राइट आंसर सी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। असिस्टेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। असिस्टेंट के बारे में हमको सही आंसर निकालना है। फैमिली कैन कंट्रीब्यूट, असिस्टेंट में फैमिली कहाँ से आ जाएगी? ऑप्शन ए रॉन्ग। असिस्टेंट इज ओनली आ गया है, रॉन्ग। असिस्टेंट शॉल बी गिवन होमवर्क, ये भी रॉन्ग। हमारे तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं। ऑप्शन डी आंसर बचा है हमारे पास, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये हेल्प करता है स्टूडेंट को क्रिएटिव आइडिया लाने में और क्लियरिटी को डेवलप करने में। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पैटर्न ख़त्म हुआ है। 30 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए हैं। हमने पेपर देखा था 6 फरवरी वाला पेपर देखा, आज ख़त्म हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इफ़ यू फाइंड डैट सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार है। आपको तब मालूम होता है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार है, होनहार है, तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे? इनको कैसे पढ़ाएंगे? इनको नो स्पेशल, किसी भी तरह की स्पेशलिटी नहीं दी जाएगी। फिर हम इसको हायर क्लास के साथ बिठाएंगे? नो। दे विल बी सेपरेट, इनको अलग से बिठाएंगे? नो। ऑप्शन तीनों भी रॉन्ग होगा। हमारा राइट आंसर होगा डी। इन्हें हम क्या करेंगे? एक ऐसा पैटर्न देंगे, करिकुलम देंगे जो वो उनके उपयोग में हो सके। ऑप्शन डी इज राइट। इसी के साथ हमारा 6 फरवरी का पेपर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोर्स ज्वाइन करना है आपको तो आप मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर फ्री क्विज़ होती है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।